राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की भोपाल आमद के साथ ही मध्य प्रदेश बीजेपी का बड़ा शक्ति केंद्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। इसका बड़ा असर दूसरे ही दिन देखने को मिला। प्रदेश बीजेपी कार्य समिति के ऐलान के रूप में, यानी सत्ता और संगठन में समन्वय के सारे सूत्र अब शिव प्रकाश के हाथों में होंगे। एमपी समेत उनके पास 6 राज्यों का भी प्रभार है, जिसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल है। आने वाले दिनों में इन राज्यों के बड़े नेताओं की आवाजाही भोपाल में होगी, इसलिए बीजेपी उनके निवास और एक बड़े कार्यालय की तलाश में जुटी है। अब भोपाल को हेडक्वार्टर बनाने का मकसद भी बता देते हैं। पहला, हर छोटे बड़े फैसले के लिए 6 राज्यों के नेताओं को बार बार दिल्ली की दौड़ न लगाना पड़े। दूसरा, सह संगठन महामंत्री के सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात होगी और निर्णय होंगे। तीसरा, इससे बीजेपी संगठन और मजबूत होगा। चौथा, राज्यों की रणनीति भी भोपाल में बनेगी। पांचवा, कई बड़े फैसले का मध्य प्रदेश गवाह बनेगा। छठवां, संगठन में गुटों के वर्चस्व पर लगाम लगेगी। सातवां, दायित्व और निर्णय का विकेंद्रीकरण होगा। और आठवां, 2023 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ी रणनीति, अहम फैसलों में एमपी की हिस्सेदारी होगी। आज पदाधिकारी सभी घोषित हुए हैं और सभी अच्छे कार्यकर्ता जिनको जहां आवश्यक था ऐसे जिम्मेदारियां सभी कार्यकर्ताओं को मिली हैं, तो उन सभी पदाधिकारियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब लोग मिलकर के एक हमारी टीम है, ये टीम मध्य प्रदेश के इस संगठन तंत्र को और मजबूत करते हुए आगामी समय में मध्य प्रदेश को भाजपा को आगे ले जाने का काम सभी मिलजुल करके करेंगे। बीजेपी के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे के बाद ऐसा दूसरी बार होगा जब मध्य प्रदेश बीजेपी को दिशा दिखाएगा। शिव प्रकाश दूसरे ऐसे नेता होंगे जिनका केंद्र मध्य प्रदेश होगा और लगभग आधे देश से संगठन के फैसलों में उनकी भूमिका होगी। माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी के बाद एक इतने बड़े कद के नेता मध्य प्रदेश में उनका स्थान होगा, हेडक्वार्टर होगा, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को उसकी शक्ति मिलेगी। मध्य प्रदेश और ऊंचाइयों पर जाएगा संगठनात्मक रूप से। यूं भी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और उसमें बेहतर करने का प्रयास होगा। प्रदेश में सत्ता और संगठन में समन्वय बनाने बीजेपी का ये फैसला कई मायनों में अहम है। मसलन नए समीकरणों के साथ, यानी सिंधिया के पार्टी में आने के बाद बीजेपी एमपी को सरकार चलाने के मॉडल के तौर पर पेश करना चाहती है। ये अलग बात है कि विपक्ष इसकी व्याख्या अपने नजरिए से करता है। वहाँ पे एक लॉबी है जो पावरफुल है, जो आरएसएस के अंदर तक घुसी हुई है, वहीं से विचारधारा चलती है। तो अब चूँकि गोदी ले लिया आरएसएस ने ज्योतिरादित्य को, सिंधिया को, तो यहाँ जो अफरा तफरी मच रही है वो अजय बिश्नोई का बयान और ये सारी चीज़ें उसको लिंक करती हैं। तो मैंने 30-35 विधायकों का ये भी उससे ही लिंक करता। डैमेज कंट्रोल के लिए बैठे पर ये डैमेज कंट्रोल कर नहीं पाएगा भाई हमारा। कांग्रेस आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी है, जबकि बीजेपी कैडर बेस पार्टी, जहां संगठन महासचिव और सह संगठन महामंत्री जैसे अनेक पद संघ के प्रचारक रहे नेताओं के होते हैं। ये पद बेहद ताकतवर है, जिनकी भूमिका पार्टी को गढ़ने और दिशा देने में होती है। चुनाव के समय भी पार्टी की जरूरतों के मुताबिक रणनीति को अमली जामा पहनाना, कमियों की पहचान करना संगठन मंत्री का काम है। यही इस पद की सबसे बड़ी ताकत है जो पार्टी को ताकतवर बनाती है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी का नया पावर सेंटर। कभी कुशाभाऊ ठाकरे जब बीजेपी के केंद्र बिंदु और शक्तिपुंज रहे, और ऐसे शक्तिपुंज रहे जिनका अपना बड़ा फ़कीराना अंदाज रहा। कबीर की फ़कीरी और सदुक्कड़ी उनके व्यक्तित्व में रही। और अगर आप बीजेपी के संगठन गढ़े चलो के नारे को समझना चाहते हैं तो आपको 2-2 जोड़ी 3-3 जोड़ी कपड़े रखकर एक छोटे से कमरे में 10 बाई 10 के कमरे में रहने वाले इन त्यागी पुरुषों के योगदान को आप कभी भूल नहीं सकते। तो अब एक बार फिर भोपाल एक ऐसा ही सेंटर बनने जा रहा है और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तमाम पड़ोसी राज्य भी हैं उनके प्रमुख नेता भोपाल आएंगे और यहाँ पर परामर्श भी लेंगे, मार्गदर्शन भी लेंगे, गाइडेंस भी लेंगे और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से बीजेपी आगे बढ़ती है। और कहने वाले तो ये कहने से भी नहीं चूकते कि मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी रणनीतियाँ भी बन सकती हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक हब की बात तो हुई लेकिन वो लॉजिस्टिक हब तो नहीं बन पाया। लेकिन बीजेपी के लिए राजनीति का लॉजिस्टिक हब ये हो सकता है
क्योंकि पड़ोसी राज्य जो हैं महाराष्ट्र वो भी संवेदनशील हैं, पड़ोसी राज्य राजस्थान भी संवेदनशील हैं, और भी जो तमाम राज्य हैं वहाँ भी संवेदनशीलता है, लेकिन कुछ राज्यों में अनुकूलता है, इसलिए वहाँ बीजेपी की उतनी चिंता नहीं है जितनी महाराष्ट्र और राजस्थान को लेकर। और इसी बीच में कार्यकारिणी भी आ गई है और एक संतुलन बनाने की कोशिश, महिलाओं का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व और सभी वर्गों और सभी अगर जातिगत दृष्टि से भी देखें तो एक संतुलन की कोशिश करते प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा नजर आए हैं। आज इसी अहम मसले पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे साथ हैं राजपाल सिंह सिसोदिया, प्रवक्ता बीजेपी के, युवा नेता, बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव जी हमारे साथ हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और साथ ही हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। जुगल, सबसे पहले मैं जिस तरह से मुख्यालय बना है बीजेपी के लिए भोपाल, और जिस तरह से एक अहम ओहदेदार को ये दायित्व सौंपा गया है और उनके प्रकाश से कितनी आलोकित होगी मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन और सत्ता और आसपास के और जो राज्य हैं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। किस तरह देखते हैं आप इस नई जिम्मेदारी को, और इसी के बरक्स नई कार्यकारिणी पर भी एक छोटी टिप्पणी चाहूँगा आपकी। देखिए, निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी भोपाल आए हैं तो उनका प्रकाश भी दिखना शुरू हो गया है। देखिए, ये जो कार्य समिति आई है इसके लिए एक बार फिर दिल्ली जाने की चर्चा थी कि विष्णुदत्त शर्मा दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाकर इस कार्य समिति पर मोहर लगाएंगे, लेकिन कल शिव प्रकाश जी भोपाल में थे, भोपाल में रहे, और ये बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि उनकी चर्चा हुई थी संगठन महामंत्री सुहास भगत, विष्णुदत्त शर्मा जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, और इस चर्चा के बाद तत्काल सूची जारी हो गई है। यानी कि अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो हम लगातार ही कह रहे थे कि शिव प्रकाश जी के भोपाल मुख्यालय होने के बाद हर फैसले के लिए अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, और ये सूची जो लंबे समय से अटक रही थी, एक बैठक के बाद ही उन्होंने इस पर हरी झंडी दे दी और इस कार्य समिति जारी हो गई है। जहाँ तक कार्य समिति की बात है, निश्चित रूप से बेहद संतुलन रखा गया है, इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, और खासतौर से युवा कार्य समिति हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि जब हम लगातार ये बात कह रहे थे कि विष्णुदत्त शर्मा खुद युवा हैं, तो उनकी जो कार्य समिति कार्यकारिणी आएगी वो युवाओं से सजी हुई होगी। तो आप जैसा देख सकते हैं कि अगर प्रदेश मंत्री की बात करें तो राहुल कोठारी, रजनीश अग्रवाल, जीतू जराती, ये तमाम लोग युवा श्रेणी के नेता माने जाते हैं, बीजेपी की सेकंड और थर्ड लाइन के नेता माने जाते हैं, उनको महत्व मिला है। इसके अलावा महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व मिला है। प्रदेश उपाध्यक्ष भी महिला बनाई गई हैं और प्रदेश मंत्रियों में भी महिलाओं को समायोजित किया गया है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बेहद सदी हुई संतुलित सूची है कार्य समिति की। और शिव प्रकाश जी के आने के बाद जो हम कह रहे थे कि अब संगठन के बड़े फैसले तत्काल होंगे और भोपाल में ही रहकर होंगे, उसका असर भी हमें देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुगल, बहुत प्रिसाइसली आपने हमें बताया कि शिव प्रकाश जी का प्रकाश किस तरह आलोकित करेगा आने वाले समय में बीजेपी को, और किस तरह से ये एक पावर सेंटर भी बनेगा, एक कॉरिडोर भी बनेगा, एक पावर कॉरिडोर भी बनेगा, जहाँ बड़ी बड़ी रणनीतियाँ भी बनेंगी। और आप देखिए कि जो बीजेपी की मंशा बड़ी साफ है और बहुत स्पष्ट है कि दिल्ली क्यों चक्कर लगाया जाए। हमारे तरफ से ही एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके पास है, आप उनसे विचार विमर्श करिए, कहीं अटकती है गाड़ी उनसे बात करिए, सब सुलझ जाएगा। और शिव प्रकाश जी से चर्चा के बाद एक दिन बाद ही ये सूची हमारे सामने होती है। दिनेश जी, किस तरह देखते हैं आप इस पहल को, और मध्य प्रदेश में उनको लाने के पीछे शिव प्रकाश जी को, इसके पीछे भी निश्चित तौर पर कोई ना कोई बड़ी सोच, बड़ी दृष्टि होगी, क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से मध्य प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण रहा है हमेशा से, और क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ है या जो यहाँ का जो जिस तरह का नेतृत्व रहा है, आदर्श के तौर पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करती रही। इसकी भौगोलिक स्थिति यदि आप देखेंगे जो है भोपाल की, मध्य प्रदेश की, तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सभी कुछ सब लिहाज से ये उपयुक्त है संगठन के लिहाज से। यदि आपको कोई भविष्य की रणनीति बनानी है और कुछ राज्यों को अगले चुनाव के हिसाब से आपको तैयार करना है, वैसे पश्चिम बंगाल के जहाँ के वो प्रभारी भी हैं शिव प्रकाश जी, वहाँ तो इसी साल चुनाव होना है, तो यदि आपको कोई रणनीति बनाना है, कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेना है, तो आपको एक सेंटर रखना होगा कि जहाँ सभी लोगों का आना जाना या नियमित तौर पर जो है आप करते रहें। और व्यक्ति ऐसा चाहिए जिसके पास संवाद की कला हो,
और जो जिस पर केंद्रीय नेतृत्व का भी प्रभाव हो, आरएसएस भी जिसको पसंद करती है, तो बहुत सारी जब खासियत एक व्यक्ति में मिल जाती हैं तो निश्चित तौर पर वो महत्वपूर्ण हो जाता है। आप उसे पावर सेंटर कह सकते हैं, क्योंकि वैसे भारतीय जनता पार्टी में पावर सेंटर वगैरह उस तरह के चलते नहीं, क्योंकि बड़े कर्मठ और त्यागी अपने एक कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जो है, जो भोपाल है, मध्य प्रदेश है, तो इसके कई दृष्टि से इसको मुझे लगता है कि जो 24 की रणनीति है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके पीछे रही होगी, क्योंकि पहले जो मुझे ऐसा याद आता है कि जो सौदान सिंह जी थे उनका पहले हेडक्वार्टर छत्तीसगढ़ किया गया था, तो अब उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है और हेडक्वार्टर है जो भोपाल रखा गया है, क्योंकि यहाँ सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य में है। तो कई गतिविधियाँ, कई चीज़ों को जो है ऑपरेट करने में बहुत आसानी होती है, तो मुझे लगता है इसलिए शायद मध्य प्रदेश और भोपाल को चुना गया होगा। और जिस तरह विस्तार हो रहा है बीजेपी का, वो भी ये बताता है कि अब उनको 4-5 राज्यों के क्लस्टर में एक ऐसा वरिष्ठ पदाधिकारी चाहिए ही कि जिससे दिल्ली की दौड़ न लगे और उस संबंधित राज्य में ही आकर पड़ोसी राज्यों के भी बीजेपी के नेता और पदाधिकारी अपनी शंकाओं का समाधान और मार्गदर्शन ले सकें। क्या कहेंगे सिसोदिया जी? कार्य विस्तार, विशेष करके संगठन के कार्य विस्तार की दृष्टि से ये हमारी व्यवस्था है, और व्यवस्था के तहत ही भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय स्तर के हमारे अधिकारी जी भोपाल आए हैं। उनका मुख्यालय हुआ है। आदरणीय शिव प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन महामंत्री है राष्ट्रीय अखिल भारतीय स्तर पे, और उनके यहाँ पधारने के बाद में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्य विस्तार की दृष्टि से हम लोगों को और चालना मिलने का काम होगा। विशेष करके महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और साथ साथ में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में है ही सही, ऐसे 6 राज्यों का एक क्लस्टर जैसा आपने एक शब्द बोला है जी। निश्चित तौर पर इस प्रकार से हमारे इन सब नेताओं को वहाँ पर काम करने की एक सुविधा होगी, और उस सुविधा की दृष्टि से मार्गदर्शन प्राप्त होने का काम होगा। और मध्य प्रदेश विशेष करके शिव प्रकाश जी के आगमन से प्रकाशित होगा। जहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार है, वहीं शिव प्रकाश जी के नेतृत्व में हमारा संगठन और अच्छी गति के साथ काम करेंगे, क्योंकि आने वाला समय हमारे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है निश्चित तौर पर। और हम स्थानीय चुनाव में जाने वाले हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार हो गया है। उस परिवार के सदस्यों की अपेक्षाएं हैं। उन सब बातों को बड़ी माइन्यूटली भारतीय जनता पार्टी संगठन चर्चा में लेता है, संज्ञान में लेता है, और सभी कार्यकर्ता को काम मिल सके और सब काम के लिए कार्यकर्ता उपलब्ध हो सके, इस भाव के साथ में शिव प्रकाश जी का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। और एक मॉडल भी है मध्य प्रदेश। पहले तो संगठन का मॉडल है, मजबूत संगठन का सबसे दृढ़ और मजबूत किला जिस पर बीजेपी को नाज है, और दूसरा एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट जो मार्च के बाद मध्य प्रदेश में हुआ है। वो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि वो एक शो केस विंडो भी है उन राज्यों के लिए जहाँ कुछ राजनीतिक अस्थिरता है और बीजेपी की संभावनाएं बीजेपी वहाँ देखती है। तो वहाँ जो आने वाले मेहमान हैं, संभावित मेहमान हैं, उनके लिए ये मॉडल बहुत चमकीला और उज्जवल है कि ये बताया जा सकता है कि देखिए हम जो कहते हैं वो करते हैं। जो मेहमान आए हैं वो आज हमारे साथ एकाकार हो गए हैं, और अगर आप भी अपने उन्नत भविष्य के लिए बीजेपी के साथ आना पसंद करते हैं तो बीजेपी आपका स्वागत करती है। बहरहाल योगेश जी, आपका विषय नहीं है, किनारे बैठकर टिप्पणी करना सुखद भी होता है, चुनौतीपूर्ण भी होता है, लेकिन फिर भी आप किस तरह देखते हैं इन फैसलों को? क्योंकि संगठन में जितनी हलचल बीजेपी में होती है उतनी ही खामोशी आपकी। एक बड़ा कंट्रास्ट है बीजेपी और कांग्रेस का। जी शरद जी, जैसे आपने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है और इनकी आंतरिक संरचना के संदर्भ में जो कुछ भी है, लेकिन जो बात ऐतिहासिक तरीके से वर्तमान के दौर में जो सामने स्पष्ट होकर आ रही है, जैसा शरद जी आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में 2 कुर्ते पजामे लेकर और 2 रोटी और 1 सब्जी और दाल चावल खाने वाले, अब वो परंपरा भारतीय जनता पार्टी की जनसंघी परंपरा अब टूट चुकी है। आप जानते हैं कि ग्लैमराइज कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी में अब वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो वातावरण आ गया है, अब तो ये सत्ता हासिल करने का आ गया, तो अब वो प्रतिबद्धता है, वो पवित्रता है,
वो ईमानदारी, वो संगठन के प्रति निष्ठा, और ये सारी बातें इसलिए स्पष्ट होकर सामने आ रही कि जो अभी संगठन सह प्रभारी महामंत्री जो आए हैं शिव प्रकाश जी, तो उसका संकेत ही इसी बात का कि मध्य प्रदेश में कोई बेहतर नहीं चल रहा है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक सत्ता प्राप्त करने के लिए एक ऐरावत हाथी को पाला है, तो वो हाथी का किस समय किस रुख पर चले जाना, किस समय बिगड़ जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और शायद बेलगाम आप मेरे छायावाद को समझ रहे होंगे कि वो हाथी का किस समय किस जगह कहां चले जाना, तो ये सत्ता की लगाम के लिए जरूरी है। अब भारतीय जनता पार्टी पुरानी परंपराओं को दोहराने की कोशिश कर रही है कि हम वही कैडर बेस पर काम करेंगे, उसी ढंग से भारतीय जनता पार्टी को चलाएंगे, लेकिन अब वो दुनिया बहुत बदल चुकी है, वो कार्यकर्ता बदल चुके हैं, वो प्रतिबद्धताएं बदल चुकी है, वो संकल्प बदल चुके हैं और वो लोग बदल चुके हैं। और मैं तो स्पष्ट रूप से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जनसंघी रूप ही समाप्त हो गया, और जो है वो उपेक्षित है। चाहे वो आप देख रहे हैं जिस तरीके से मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, कई वरिष्ठ मंत्रियों को दरकिनार किया गया, सत्ता के लिए, सत्ता चलाने के लिए शिवराज सिंह जी ने वो समझौते किए जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक आदर्शवादी परंपरा, जिसको तथाकथित परंपरा कहा जाता था, परंपरावादी दृष्टिकोण था, वो खंडित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नाम खंडित हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे नियम समाप्त हो गए। अब आप कहें कि एक हमारे संगठन सह महामंत्री जी आएंगे और वापस पटरी पर लेकर आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं से सब गड़बड़ है। चाहे आप संगठन के चुनाव के संदर्भ में देख लीजिए, पदाधिकारी को मनोनयन के संबंध में देख लीजिए, या सरकारी नियुक्तियों के संदर्भ में, मंत्रिमंडल के विस्तार के संबंध में, तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जो पटरी पर चल रहा है। नहीं हुई है, नियुक्ति हो जब बोलना आप, अभी नियुक्तियां नहीं हुई सरकारी, एक बात नहीं हो पा रही ना, कारण यही है। अभी कोई सरकारी नियुक्ति नहीं हुई है मध्य प्रदेश के अंदर, नियुक्तियां नहीं हो पा रही है, और कारण स्पष्ट हो रहा है, ये लेत लगने का कारण। जहां तक आप हमारे सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं, तो हमारा एक कार्य करने का सिस्टम है। आदरणीय मेरे मित्र यादव जी को मैं कहना चाहता हूँ कि अंतर है, बड़ा अंतर है आपके और हमारे कार्य पद्धति के अंदर। काम करने की हमारी एक अलग संरचना है, और उस संरचना को हम हमारे आंतरिक रूप से करने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक आप 2 रोटी की बात कर रहे हो, तो अगर किसी पदाधिकारी की भूख 3 रोटी की, तो भैया 3 भी खा लेने दो उसको, आप 2 में मत बांधो। और मैं नहीं मानता हूँ कि इस प्रकार से कोई संगठन के कार्य के विस्तार में ये सब बातें आड़े आती है। हमारे निश्चित तौर पर एक हमारी पद्धति, और उस पद्धति को हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। और चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी का हमारा आंतरिक मामला है, निश्चित तौर पर आपको बाहर से ही इसको देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए। और आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि एक संगठन मंत्री के आने से कुछ अंतर नहीं पड़ेगा या कुछ, ये तो संगठन मंत्री की शक्ति अभी आपको कांग्रेस को मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री हमारे कार्य के आधार की धुरी होता है। उस धुरी के आसपास जो है पूरे संगठन की संरचना बनती है, और वो संरचना काम पे लगती है। हर कार्यकर्ता को काम मिलता है, और हर कार्यकर्ता के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र होता है संगठन मंत्री। हमारी आस्था और विश्वास का केंद्र अब भोपाल के अंदर एक हमारा मंदिर स्थापित हो रहा है, जो कार्यकर्ताओं की आस्था और विश्वास का केंद्र रहेगा। उस मंदिर के बारे में प्रतिक्रिया करने के पहले आपको अपने संगठन के बारे में विचार करना चाहिए। कैडर बेस्ड पार्टी कहना बड़ा विचित्र लगेगा कि भाजपा को आप कैडर बेस्ड पार्टी कहेंगे। दिनेश जी, शिव प्रकाश जी जिस तरह से उनका दायित्व दिया गया है, निश्चित तौर पर उसके पीछे एक बहुत सुस्पष्ट सोच है। बीजेपी एक परिवर्तन की पार्टी भी है। मैं योगेश जी की इस बात से सहमत हो सकता हूँ। कार्डर बेस तो उसका अपनी जगह बना ही है, कार्डर बेस में कोई परिवर्तन बहुत अधिक है ऐसा नहीं है, लेकिन बीजेपी में और बहुत अधिक परिवर्तन है। जैसे बीजेपी इसको समझ गई है कि नेतृत्व परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, और धीरे धीरे बिना किसी नाराज़गी के उन नेताओं को जो काफ़ी लंबे समय तक महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और उम्र के लिहाज से भी खासी उम्र को प्राप्त कर चुके हैं, उनको गरिमा के साथ धीरे से मार्गदर्शन में लाया जाए, और इससे जो जगह बनेगी उसमें उन नेताओं को एडजस्ट किया जाए जो न सिर्फ लंबे समय से अपनी पारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बल्कि तीसरी और चौथी पीढ़ी को भी आशान्वित ये चीज़ करेगी। और इसी दृष्टि से विकेंद्रीकरण का ये मॉडल शिव प्रकाश जी का, कि न सिर्फ मध्य प्रदेश, क्योंकि यह देश के बीचों बीच है, और इसके पड़ोसी राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश भी ओवरनाइट जर्नी से यहाँ पर आकर
अपनी समस्या का हल लेके ट्रेन से या फ्लाइट से आना जाना कर सकते हैं। मतलब बीजेपी की सोच काफ़ी हद तक अब एक कॉरपोरेट स्टाइल की भी है और अपनी परंपरा से जुड़ी भी है, और यही उसकी ताकत भी बनती है। देखिए शरद जी, परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करना ही चाहिए, अन्यथा क्या होता है कि हम देख रहे हैं एक मॉडल कांग्रेस पार्टी का भी है और इतनी बड़ी पार्टी है जहां एक पीढ़ी पूरी जो है इंतज़ार कर रही है कि हमें शायद नेतृत्व का अवसर मिलेगा। तो वो उनकी रणनीति है, उनका जो है संगठन चलाने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी के सामने चूंकि वो एक मॉडल है और उस मॉडल से यदि वो सीखकर अपने आप में परिवर्तन करना चाहे या स्वतः करना चाहे, क्योंकि हमने देखा था जब अटल जी की बात आ रही थी रिटायर होने की, तो वो भी उस वक्त भी बहुत विचार मंथन चला था कि जो है अटल जी को अब आराम करना चाहिए। तो ये एक प्रक्रिया होती है। जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रक्रिया ये है कि वो विचार के बाद परिवर्तन करते हैं, और जो है जो भी उनकी रणनीति है वो कोई घोषित नहीं करते हैं कि हम ये जो है कि मध्य भोपाल में हम एक अपना सह संगठन मंत्री क्यों बिठा रहे हैं। निश्चित तौर पे कोई बहुत बड़े कारण होंगे, केवल ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक रीजनल ऑफिस की तरह इसको स्थापित किया है, क्योंकि ऐसा कुछ होता तो देश को और भी हिस्सों में इस तरह की तैनाती की होती, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो मध्य प्रदेश के फेवर में जाती हैं, जहां आप इस तरह का एक नेतृत्व स्थापित कर सकते हैं, उसको शायद ज़्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि एक मॉडल पूरे देश में जब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का है, यहाँ की सरकार के कामकाज हैं, उस सरकार की जो सोच है, हमने ये देखा कि उसी सोच के कारण 3 टर्म लगातार जो है, जो भारतीय जनता पार्टी में पहले होता नहीं था कि वो 2.5-3 साल की सरकार के बाद चले जाते थे, लेकिन लगातार 3 टर्म वो 15 साल सरकार में रही, तो वो कहीं ना कहीं उसके पीछे उनका जो एजेंडा था वो जो है उसने पूरा किया था और एक जो है भरोसा लोगों को हुआ था। मुझे लगता है ये सारे कारण उसमें रहे होंगे। जब भोपाल को आप सेंटर बना रही है पार्टी, तो उसकी जो सोच केवल ये 6 राज्यों तक नहीं होगी, और भी कुछ होगी जो आने वाले दिनों में भोपाल उसका हो सकता है कि गवाह बने कि क्या क्या घटनाक्रम देश की राजनीति में होने वाले हैं, क्या मध्य प्रदेश जैसा ही मॉडल होने वाला है या फिर कोई और नए जो है हमारे सामने घटनाक्रम आते हैं। बिल्कुल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। योगेश जी, 2 छोटे छोटे उदाहरण मैं रखता हूँ आपके सामने। 1971 पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश के रूप में मान्यता देना, इंदिरा जी अटल जी की मदद लेती हैं और नागपुर भेजती हैं आग्रह करके। वायुसेना का विशेष विमान अटल जी को लेकर नागपुर मुख्यालय आता है। गुरु गोलवलकर जी तक ये मैसेज पहुंचता है। गोलवलकर जी कहते हैं बिल्कुल हम साथ खड़े हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो। दूसरा उदाहरण नेहरू जी का है, जो बाबूलाल गौर जी ने हमें बताया। नागपुर में एक श्रमिक सम्मेलन, उसमें बाबूलाल गौर, युवा बाबूलाल गौर, अब दिवंगत हैं, प्रणाम है उनको, वो संघ की वेशभूषा में, क्योंकि वस्त्र कपड़े नहीं थे, ये अनुभव उन्होंने बंसल न्यूज़ से साझा किया, वो मंच के सामने खड़े हैं। नेहरू जी 1955 की बात है, मंच पर बैठे हैं। कांग्रेस का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता दौड़कर आता है कि देश के प्रधानमंत्री के सामने संघ की वेशभूषा में पानी पिला रहे हो, हटो यहाँ से। नेहरू जी मंच से डांटते हैं कि वो अपनी रीति नीति के हिसाब से चल रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हो। ये नेहरू जी, इंदिरा जी, इन लोगों के एक जुड़ाव की बात। मैं ये नहीं कहता आपकी वर्तमान लीडरशिप का जुड़ाव नहीं है, लेकिन जिस तरह विपक्ष के साथ जुड़ना, सत्ता पक्ष के साथ जुड़ना, अपने प्रतिद्वंदी नेताओं के साथ सहज संबंधों को शेयर करना, ये शायद आपकी आज की लीडरशिप कहीं उलझन में तो है। इसीलिए 23 नेताओं पर आरोप लग जाता है कि बीजेपी के मददगार हैं, कथित रूप से। मैं नहीं कहता कितनी सत्यता है। परिवर्तन आपके यहाँ भी बड़ा परिप्रेक्ष्य है सर, ये सवाल थोड़ा बीजेपी से हटके, लेकिन परिवर्तन की बहुत जरूरत है योगेश जी। देखिए शरद जी, जिन मापदंडों का, जिन ऊंचाइयों का और राजनीतिक संस्कार का आप जिक्र कर रहे हैं, और निश्चय ही भारत के प्रजातंत्र के लिए बहुत मायने रखता है। और हम विश्व का, हमारा इतना बड़ा प्रजातंत्र प्रणाली का जो देश आज हमारा चल रहा है, इस पर हमें गर्व है। लेकिन उन्हीं बातों को, उन्हीं परंपराओं का निर्वाह करते हुए निर्बाध रूप से हम आगे ना बढ़ाएं और छोटी छोटी बातों पर हम अपना राजनीतिक कद इस तरीके से स्थापित करें कि हम अपनी राजनीतिक कद की ऊंचाइयों के लिए विपक्ष को तिरस्कृत करें, विपक्ष को अपमानित करें। मुझे के कहने में कोई कोताही नहीं, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक विपक्ष की मान मर्यादाओं का कई बार उल्लंघन, परंपराओं का पालन नहीं किया गया, सम्मान नहीं किया गया। अब जहां तक संगठन महामंत्री प्रभारी जी आ रहे हैं, तो इनसे मेरा यह भी निवेदन है
कि आप जितना संगठनात्मक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करना चाहते हैं, उतना मध्य प्रदेश के स्थिति के बारे में भी आकलन करें, मध्य प्रदेश के विकास के बारे में भी बातचीत करें, मध्य प्रदेश को कैसे संयोजित किया जाए, कैसे विकसित बनाया जाए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के हालात हो रहे हैं, क्लस्टर विकास का भी होना चाहिए। और केंद्र सरकार को, चूंकि आप एक बीच में एक सेतु का काम करेंगे, तो केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से, केंद्र सरकार के आप प्रधानमंत्री जी से कहिए कि मध्य प्रदेश की तरफ थोड़ी सी नजरें देखें, इनायत करें कि मध्य प्रदेश के हालात कितने खराब हुए हैं। हमारी राजनीतिक सहिष्णुता का मैं गुणगान नहीं कर रहा हूं शरद जी, आप ही की उस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि जब यूपी की सरकार थी, मध्य प्रदेश में चाहे केंद्रीय मंत्री के रूप में कमलनाथ जी रहे, उन्होंने मध्य प्रदेश में किसी भी तरीके का दोहरा चरित्र या दोहरा भाव नहीं रखा। उन्होंने अपनी सौगातें दी और छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकले माननीय कमलनाथ जी। आप अच्छी तरह कमलनाथ जी 10 साल तक इस मध्य प्रदेश का नेतृत्व मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में करते रहे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकले योगेश यादव जी, आपको भी मालूम है ये बात, भले आप कमलनाथ जी की तारीफ की बात करें, पर मध्य प्रदेश की जनता जानती है, मध्य प्रदेश दिन पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व जब मनमोहन सिंह जी की सरकार में उन्होंने करने का काम किया, तो वो छिंदवाड़ा मॉडल को ही मध्य प्रदेश मॉडल मानते थे। राजनीतिक छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकल सके। जब वो मुख्यमंत्री के रूप में भी मध्य प्रदेश के अंदर उनको 15 महीने का मौका मिला, बहुत संक्षेप में वो भी छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकल सके। जिन कमलनाथ जी का उदाहरण आदरणीय योगेश यादव जी दे रहे हैं, वे छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकल सके। किस सहिष्णुता की बात करते हैं, कौन से मध्य प्रदेश की बात करते हैं? जब मध्य प्रदेश हमको मिला था, दिग्विजय सिंह जी ने दिया था, तब सड़क, बिजली, पानी की समस्या से ग्रस्त वो मध्य प्रदेश मिला था। कौन से मनमोहन सिंह जी के सहिष्णुता की बात करते हैं, जो मध्य प्रदेश के बजट की कटौती करते थे, जो मध्य प्रदेश के किसानों के हक को मध्य प्रदेश की जनता को नहीं देते थे प्रधानमंत्री होते हुए। हमारा जो टैक्स में हमारा शेयर बनता था, वह शेयर हम तक नहीं चलिए मैं कंक्लूड करूंगा। उन मनमोहन जी की बात कर रहे हैं आप, उस सहिष्णुता की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। योगेश जी, कुछ अगर आप सवाल रेज कर रहे हैं तो बस कुछ सेकंड्स हैं आपके पास, 10 सेकंड 15 सेकंड जी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार ने मध्य प्रदेश को, शिवराज सिंह जी को क्या दिया, इसका आकलन कीजिए। तथ्यात्मक अभी दस्तावेज उपलब्ध है, पहले पता लगाइए, उसके बाद बहस में बैठिए। धन्यवाद योगेश जी, धन्यवाद सिसोदिया जी, धन्यवाद दिनेश जी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परिवर्तन, और परिवर्तन का अर्थ ये होता है कि परिवार के मुखिया की तरह परिवार में घटने वाली घटनाओं को देखते हुए आप सही समय पर सही फैसला करें। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस में सब कुछ गलत है, हर पार्टी या संगठन या व्यक्ति अपनी सोच और दृष्टि से चलता है, कांग्रेस में भी यही बात है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह एक संरक्षणकर्ता परिवार के बुजुर्ग की तरह पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और संगठन सामने आता है, कांग्रेस में इसकी कमी देखी जाती है। अगर कमलनाथ जी की मंशा को लेकर मध्य प्रदेश में सत्ता में रहते हुए सवाल उठते हैं, तो न राहुल गांधी मध्य प्रदेश का रुख करते हैं और न दिल्ली से कोई बड़ा नेता आकर एक समझौतावादी रुख अख्तियार करता है, जबकि बाद में सबक लेकर राजस्थान में पायलट साहब के संकट को गहलोत जी के साथ टाल दिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश आप गंवा चुके होते हैं। जब आप खड़े होकर देखते हैं पीछे, तो आपको ये समझ में आता है कि शायद आप ये भरोसा करते हैं ज़्यादा, या फिर आप ये मानकर चलते हैं कि सब कुछ एक नेचुरल व्यवस्था है जिसके तहत सब ठीक हो जाएगा। जबकि बीजेपी तमाम अच्छी व्यवस्था के बीच में भी शिव प्रकाश जी को मध्य प्रदेश में भेजती है और आगे की दृष्टि रखकर सोचती है। ये परिवर्तन है बीजेपी और कांग्रेस का, और ये दोनों की राजनीतिक सफलता से भी बहुत साफ साफ समझ में आता है। बहरहाल ये दोनों पार्टियों के ऊपर है वो क्या सोचती हैं और किस तरह आगे बढ़ती हैं। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।